Hello students, welcome to class. Today we will continue our previous topic जर्नल. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम जर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं कि जर्नल क्या है, जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है. एक बार मैं फिर भी उसे रिवाइज करा रहा हूँ. जर्नल एक प्राइमरी बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है जर्नल के अंदर. तो जर्नल एक आपकी प्राइमरी बुक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं इसको हम. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक है जर्नल. डिफरेंट हमने अकाउंट पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनके रूल्स के बारे में हमने पढ़ा. उन रूल्स को यूज़ करके जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखा. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम जर्नल के फॉर्मेट को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. तो हमने पहले बेसिक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी फॉर्मेट सीखने के लिए. तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट. अभी हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंटेड एंट्रीज जो हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उसको जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में. डिस्काउंट के बारे में भी हम ऑलरेडी एक चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. डिस्काउंट क्या है? इट इज़ ए रिबेट गिवन बाय सेलर टू द बायर. जब सेलर बायर को कम रेट पे कोई चीज़ सेल करता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट. फॉर एग्जांपल 10,000 की कोई चीज़ थी, जो सेलर है उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया. तो जो बायर है उसने 1,000 डिस्काउंट माइनस करके 10,000 का 10% 1,000 डिस्काउंट जो है माइनस करके पेमेंट कितनी की? 9,000. सेलर की तरफ से 1,000 डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड बोल देते हैं. बायर की तरफ से उसे डिस्काउंट मिल गया, उसे रिसीव हुआ तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोल देते हैं. मीन्स अगर एक पर्सन सामने वाले पर्सन को जो गुड्स खरीद रहा है उसको चीज़ लिस्ट प्राइस से या MRP जो भी है गुड्स का, उससे कम रेट पे कोई भी चीज़ बेच रहे हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? डिस्काउंट. अब देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट. टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. दो तरह से डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है, पहले हम इनका मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इनको अच्छे से समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस. इट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस. एंड कैश डिस्काउंट इट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. प्रॉम्प्ट पेमेंट. अब देखो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इनका मीनिंग अच्छे से पढ़ते हैं. ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज है? ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस मतलब आपकी गुड्स के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है उसके ऊपर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो आपका कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट. मीन्स अगर जो भी हम मार्केट में कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी गुड्स परचेज की, उसके ऊपर लिस्ट प्राइस जो लिखा हुआ है वो है 1,000 और कंपनी हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करती है 10%. तो 1,000 जो है लिस्ट प्राइस, उसके ऊपर हमें जो डिस्काउंट मिला हुआ उसे हम बोल देते हैं ट्रेड डिस्काउंट. इसको हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ना चाहें, कंपनी ट्रेड डिस्काउंट किस लिए देती है? कंपनी अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट देती है सेल को इंक्रीज करने के लिए. कंपनी चाहती है कि हमारी सेल इंक्रीज हो, तो इसलिए कंपनी अपनी गुड्स के ऊपर डिस्काउंट देती है. फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो फेस्टिवल सीज़न है. अब फेस्टिवल के टाइम क्या होता है, हर कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है कि सैमसंग कंपनी है, LG कंपनी है, कोई भी अगर हम कंपनी का एग्जांपल लेके चलें, AC के अकॉर्डिंग लेके चलें, वोल्टास है, LG है, ओ जर्नल है, ये सब कंपनीज क्या करती हैं? फेस्टिवल सीजन के टाइम, नॉर्मली फेस्टिवल सीजन के टाइम ये कंपनी डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर को. कैसे डिस्काउंट देती है? अब हमारे को मैसेज आता है हमारे पास, या हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कहीं पे भी किसी भी सोर्सेज के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सैमसंग कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट पे 10% ऑफ करी हुई है. वो 10% ऑफ का मतलब है 10% डिस्काउंट दिया हुआ है कंपनी ने. वो डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट. मतलब कंपनी अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए सभी कस्टमर को डिस्काउंट देती है, वो आपका क्या है? ट्रेड डिस्काउंट.
और ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। अब देखो जो ट्रेड डिस्काउंट है कंपनी ने सभी कस्टमर्स को देना है, सभी कस्टमर इन द सेंस कोई भी पर्सन अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता है उस पर्सन को वो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए जो डिस्काउंट अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स को मिलना है, तो इसी रीज़न की वजह से ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इसका अपोजिट लेके चलें तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। कैश डिस्काउंट इट इज रिकॉर्डेड इनटू बुक्स। अब ट्रेड डिस्काउंट कंपनी ने सभी कस्टमर को देना है, मींस कोई भी पर्सन अगर गुड्स परचेज करता है उस कंपनी की जिस कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, तो कंपनी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये सभी के लिए एक ही तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है डिस्काउंट का, वो क्या है, दूसरा टाइप है, वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कंपनी देती है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। व्हाट इज मीन बाय प्रॉम्प्ट पेमेंट? प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब पहले पेमेंट करने के लिए जो कंपनी डिस्काउंट देती है वो है कैश डिस्काउंट। मीन्स आपने कोई भी गुड्स परचेज की कंपनी से, कोई एक पर्सन है यहाँ से गुड्स परचेज करने जाता है दिल्ली में। अब दिल्ली में उसने गुड्स परचेज करी, वहाँ ये बात जो सेलर है उससे बात करता है ये बायर कि मैं आपको पेमेंट करूँगा आफ्टर 3 मंथ। तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि अगर आप हमें पेमेंट आज ही कर देते हैं या विद इन 1 मंथ या विद इन 7 डेज, विद इन 15 डेज अगर आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको एक डिस्काउंट दे सकते हैं। मीन्स अगर आप हमें पेमेंट जल्दी करते हैं तो हम आपको जल्दी पेमेंट करने के लिए एक डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, वो है कैश डिस्काउंट। मीन्स कैश पेमेंट को जल्दी पे करने के लिए या कैश पेमेंट जल्दी रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है वो है कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट कंपनी लिस्ट प्राइस पे देती है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट कंपनी प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए देती है वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी कस्टमर को दिया जाएगा जिसने ये डिस्काउंट अवेल किया है, तो इसलिए कंपनी इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करती है। मीन्स कोई भी अगर फर्म है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया हुआ है तो ये डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट सभी कस्टमर को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ उसी कस्टमर या उसी पर्सन को दिया जाता है जिसने हमें कैश पेमेंट जल्दी की है। और सारे के सारे पर्सन ऐसे नहीं होते जो कैश पेमेंट जल्दी कर देते हैं। तो कैश पेमेंट को जल्दी मंगवाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट हो जाता है, कैश डिस्काउंट। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। ये दोनों पर्सन गुड्स परचेज करने जाते हैं सैमसंग की। अब सैमसंग कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट पे ऑफ दिया हुआ है 10%, ठीक है। ये दोनों रिटेलर हैं, ये किसी और सिटी के अंदर गुड्स परचेज करने गए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में गए हैं या कहीं पे भी जहाँ पे किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होती है या फैक्ट्री से डायरेक्ट ये परचेज करने गए हैं, या जहाँ सैमसंग कंपनी का आउटलेट है वहाँ से ये मतलब इन्होंने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब ऑथराइज डीलर से ये गुड्स परचेज करने गए हुए हैं। तो राम ने भी सैमसंग कंपनी से 10 लाख की गुड्स परचेज की, श्याम ने भी सैमसंग कंपनी से 10 लाख की गुड्स परचेज की। अब कंपनी की तरफ से ऑफर था 10%, तो 10% अगर हम इसका कट करेंगे 1 लाख इसका कट हो जाएगा, 1 लाख इसका कट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया हुआ था, कंपनी ने ही अलाउ किया हुआ था डिस्काउंट। तो 9 लाख की गुड्स मिस्टर राम के लिए हो जाएंगी और 9 लाख ही मिस्टर श्याम को पे करने पड़ेंगे। मतलब 9 लाख रुपीज़ मिस्टर राम को पे करने पड़ेंगे, 9 लाख ही पे करने पड़ेंगे मिस्टर श्याम को। अब इन्होंने सैमसंग कंपनी से जो या जहाँ से ये ऑथराइज डीलर से गुड्स परचेज करने गए हैं, इन्होंने वहाँ बात की कि हम आपको पेमेंट करेंगे आफ्टर 3 मंथ। कंपनी कहती है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं, कंपनी इनको क्रेडिट में गुड्स सेल करती है कि ठीक है 3 मंथ्स के बाद हमें पेमेंट कर देना, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब हम गुड्स बेच देंगे या कुछ आधी गुड्स बेच देंगे, कुछ पैसे आएंगे तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन मिस्टर राम कहता है कि अगर आप हमें कुछ बेनिफिट दो तो मैं आपको पेमेंट आज ही कर देता हूँ। तो ऑथराइज डीलर जो है वो बोलता है कोई बात नहीं है, आप ऐसे हैं कि अगर आप हमें
आज ही पेमेंट कर देते हैं या विद इन 7 डेज कर देते हैं, जो भी उनका एक क्राइटेरिया है पेमेंट का। उन्होंने कहा कि अगर हमें आप आज ही पेमेंट कर देते हैं, हम आपको 20,000 रुपीज़ और लेस कर देंगे, आप हमें 8,80,000 रुपीज़ दे दीजिए। और शाम ने कहा कि मैं पेमेंट करूंगा 3 मंथ के बाद, तो इसको 3 महीने के बाद 9 लाख ही देने पड़ेंगे। अब कंपनी ने ये डिस्काउंट क्यों दिया? देखो, जो 1 लाख रुपीज़ डिस्काउंट था, ये था ट्रेड डिस्काउंट। ये कोई भी चला जाए, कोई भी पर्सन वहाँ से गुड्स परचेज करके ले आए, तो ये डिस्काउंट दोनों को ही मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो ये डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट को कंपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती। अब 20,000 डिस्काउंट कंपनी ने दिया। ये डिस्काउंट हमने ऑफर किया कि अगर आप हमें पेमेंट जल्दी कर देते हैं तो हम आपको एक और डिस्काउंट दे देंगे, 20,000 रुपीज़ आपके और छोड़ देते हैं, आप हमें पेमेंट अगर आज कर देती हो। अब कंपनी को ये बेनिफिट क्या हुआ ये डिस्काउंट देने से? कंपनी को ये बेनिफिट होता है, या जो भी ऑथराइज डीलर है उसको ये बेनिफिट हुआ कि उसके पास पेमेंट आज ही आ गई। अब एक 9 लाख रुपीज़ हमारे पास आने थे 3 मंथ के बाद, और एक पेमेंट हमारे पास आ गया 8,80,000 आज, तो हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके और अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो कंपनी ने ये डिस्काउंट दे दिया। ठीक है कि एक पेमेंट 3 मंथ के बाद आती है, हो सकता है कहीं दिक्कत ही ना आ जाए 3 मंथ के बाद पेमेंट आने में, या दिक्कत ना भी आए अगर हम पॉजिटिव सेंस में लेके चले, मतलब 3 मंथ के बाद हमें पेमेंट आनी है, एक पेमेंट आज ही आ रही, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप 20,000 रुपीज़ छोड़ दो, आप हमें आज ही पेमेंट कर दो। और हमें क्या बेनिफिट हो जाता है? हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि पेमेंट तो हमने करनी ही थी, 3 मंथ्स के बाद भी तो करनी ही थी, तो हम आज ही पेमेंट कर देते हैं। तो अगर हमें 20,000 रुपीज़ बचते हैं तो हमें इसमें दिक्कत ही क्या है? मेरे पास अगर पैसे पड़े हैं तो मुझे पता है कि मैंने पेमेंट 3 मंथ के बाद भी देनी है, आज भी देनी है, पैसे आज भी पड़े हैं मेरे पास, और मुझे 20,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो मैं पेमेंट आज ही दे दूंगा। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिट हो जाता है। ये डिस्काउंट सिर्फ उसी पर्सन को मिलता है जिसने कैश में पेमेंट की है। तो इसमें कंपनी नेम नोट करती है कि ये डिस्काउंट किसको दिया है, प्लस कितना हमने कैश डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा इसको पढ़ते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है लिस्ट प्राइस के ऊपर, और कैश डिस्काउंट है वो दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। कंपनी जल्दी पेमेंट मंगवाने के लिए जो डिस्काउंट प्रोवाइड करती है वो है डिस्काउंट ऑफर करती है, वो है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। हम इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन गुड्स परचेज करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन गुड्स परचेज की, हम कैश ऑन डिलीवरी का उसमें पेमेंट मेथड चूज़ करते हैं, तो वहाँ क्या आता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2,000 की आइटम्स परचेज़ की, कुछ भी परचेज़ किया आपने, किसी भी साइट से परचेज़ की, फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न से परचेज़ किया। अब वहाँ COD का ऑफर आता है, तो वो बोलते हैं कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2,000 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, मतलब टोटल डिलीवरी चार्जेस लगा के जो भी है। और एक ऑफ़र और आता है कि अगर आप कार्ड पेमेंट कर देते हैं, मीन्स अगर आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी पे नहीं होता, नॉर्मली मतलब आपको ये मिल ही जाता है। आप लोग अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। अगर हम कार्ड से पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो कंपनी हमें 5%, 2%, 1%, कोई भी जितना भी अमाउंट है और डिस्काउंट दे देती है। तो वो जो कंपनी ने एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दिया वो है कैश डिस्काउंट। मीन्स अगर आप 3 डेज़ के बाद, 4 डेज़ के बाद पेमेंट करते हो तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप हमें आज ही पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हो, तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, तो वो आपका कैश डिस्काउंट बन जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में बेसिक डिफरेंस यही है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल पढ़ते हैं, उसके थ्रू आपको इनका दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है लिस्ट प्राइस के ऊपर और कैश डिस्काउंट दिया जाता है कैश पेमेंट को जल्दी मंगवाने के लिए, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। और सेकंड मैंने स्टेटमेंट ली, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। दोनों स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल सेम लिए हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्या रखा है कि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट है और यहाँ कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में हमने बेसिक चीज़ पढ़ी है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैसे करना है? अब जो रूल है जनरल का,
हमने गुड्स परचेज किए हैं तो एक अकाउंट इफेक्ट होगा परचेज और एक होगा मिस्टर राम। अब यहाँ कोई कैश के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो यहाँ पे कैश अकाउंट तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ गुड्स हमने परचेज किए हैं क्रेडिट में। ये अंडरस्टूड आपको अपने आप करना पड़ेगा कि ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो यहाँ एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है परचेज और एक हो रहा है मिस्टर राम। अब गुड्स हमारे पास आ रही है तो डेबिट करेंगे, मिस्टर राम जो है वो है रिसीवर या गिवर, गिवर। मिस्टर राम गिवर हो गया क्योंकि वो गुड्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उनसे गुड्स परचेज किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स परचेज डेबिट हो जाएगा एंड मिस्टर राम क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम्स अकाउंट लिख सकते हो, राम अकाउंट नहीं लिखना, राम्स अकाउंट लिख सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब गुड्स कितने की परचेज की है हमने 20,000 की, 20,000 का 10% 2,000 कट करके आपने यहाँ पे अमाउंट कितना दिखा देना है 18,000। 18,000 डेबिट में 18,000 ही क्रेडिट में। इस तरीके से आप इस ट्रांजैक्शन को शो करेंगे जर्नल के अंदर। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में दिखाना नहीं था तो हमने क्या किया, टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और नेट अमाउंट की एंट्री कर दी। डिस्काउंट को कहीं पे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप नरेशन के अंदर आप शो कर सकते हो कि 10% डिस्काउंट था। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम 20,000 नेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यही की यही लाइन नरेशन में लिख सकते हैं। अब सेकेंड एंट्री थी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम फॉर 20,000 फॉर एट 10% कैश डिस्काउंट। मतलब आपने गुड्स परचेज की मिस्टर राम से 20,000 की 10% कैश डिस्काउंट से, तो एक अकाउंट इफेक्ट होगा परचेज और दूसरा अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि आपने पेमेंट की है और 10% कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ। अब कैश डिस्काउंट है तो इट मीन्स आपने कैश में पेमेंट की होगी तभी आपको डिस्काउंट मिला ना, तो यहाँ सेकेंड अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट। अब कैश डिस्काउंट है, कैश की ट्रांजेक्शन है तो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो 20,000 की गुड्स थी, 20,000 का 10% 2,000, ये हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। तो गुड्स हमने कितने की, गुड्स थी 20,000 की, ठीक है, जो परचेज थी वो थी 20,000 की और ये हमारा डिस्काउंट हो गया और ये हमने कैश में पेमेंट की। अब इसी के थ्रू हमें जर्नल एंट्री बनानी है। गुड्स परचेज की है तो परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट। तो आप ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट अब टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, कैश चला गया, कैश चला गया तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपने इसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ कितना हुआ, गुड्स परचेज की थी 20,000 की, कैश पेमेंट कितनी की हमने 18,000, 2,000 का क्या हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, मेरी इनकम है, इनकम है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू डिस्काउंट रिसीव, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो मेरी इनकम होगी तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने डिस्काउंट को शो किया, तो यही इन दोनों में डिफरेंस था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट आता है, देखो मैंने बिल्कुल सेम स्टेटमेंट ली, सेम अमाउंट लिया, पर्सन का नेम भी सेम ले लिया, गुड्स परचेज की, सिर्फ मैंने डिस्काउंट नेम चेंज कर दिया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट और इसमें कैश डिस्काउंट। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने सेम अमाउंट लिया था ताकि आपको एक्चुअल में इसका डिफरेंस क्लियर हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो मैंने माइनस करके नेट अमाउंट शो कर दिया। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो मैंने क्या किया, कैश और डिस्काउंट दोनों अमाउंट शो किए और डिस्काउंट का अमाउंट भी शो कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर गुड्स सेल की होती तो ये डिस्काउंट अलाउड हो जाता, तो वो डेबिट में चला जाता, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। मीन्स अगर हम बैंक के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, उनकी एंट्रीज किस तरीके से होंगी। बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि जैसे हम बिजनेस में कैश को यूज़ करते हैं, अगर इसी तरीके से अगर हम बैंक के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, मीन्स चेक के थ्रू करते हैं या बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांजेक्शन किस तरीके से होंगी, जनरल एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया, रूल वही यूज़ करने हैं हमें। सबसे पहले आपको यही देखना है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश अकाउंट और एक कौन सा हो रहा है, बैंक अकाउंट। जो कैश है वो रियल अकाउंट है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश आपके पास से चला गया, रिसीव किसने किया, बैंक ने।
बैंक रिसीवर हो गया और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट किसको कर देंगे आप, बैंक को। डेबिट किसको कर देंगे हम, बैंक को। और कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक कैश रिसीव कर रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी अपोजिट, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने कैश बैंक से निकलवा लिया। अब यहाँ देखो 3 एंट्रीज एक जैसी दी हुई है, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, एंड व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मीन्स ये दो जो एंट्रीज है ये पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा निकलवाया है। यहाँ आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपने जो बैंक से पैसा निकलवाया है वो पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाया या ऑफिस यूज़ के लिए। जब तक आपको पर्सनल यूज़ के लिए ना कहा गया हो तो इट मीन्स आपने वो पैसा ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाया। कुछ बच्चे इसको गलती से विड्रॉन को ये मान लेते हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया गया। विड्रॉन का मतलब पैसा निकलवाना। पर्सनल यूज़ के लिए जब आपने पैसा निकलवाया तब हम ड्राइंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या है कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे थे तो एंट्री हो रही थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अब बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक गिवर हो गया और कैश हमारे पास आ रहा है। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ एंट्री थी व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकलवा लिया और कुछ नहीं कहा गया तो इट मीन्स ऑफिस यूज के लिए निकलवाया। अब यही एंट्री अगर आती कि व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, आपने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए निकलवा लिया। मींस बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकलवाया, हमने अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवा लिया, तो आपके पास बिजनेस से पैसा चला गया। क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाल लिया मींस पर्सनल यूज के लिए पैसा किसने निकलवाया, ओनर ने। अब ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाते हैं तो उस केस में हम किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग को। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, अब आप ओनर को तो डेबिट करेंगे नहीं, ओनर की जगह हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, ड्राइंग को। और बिजनेस से कैश चला गया तो एंट्री कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सेम इसी तरीके से एक एंट्री है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो इन दोनों एंट्रीज में क्या डिफरेंस है। यहाँ आपने बैंक से पैसा जो पैसा विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए वो ऑफिस से यूज किया था, और फोर्थ एंट्री के अंदर जो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए वो बैंक से विड्रॉ कर रहे हो। तो एंट्री क्या होगी, अब देखो पहले पैसा बिजनेस से जा रहा था तो हमने टू कैश कर दिया। अब पैसा कहाँ से विड्रॉ हो रहा है, मीन्स बैंक, पैसा दे कौन रहा है आपको, बैंक। पैसा निकाल रहा है ओनर पर्सनल यूज के लिए, और जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं। अब पैसा दे किसने दिया, बैंक ने, मींस हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तीनों एंट्री लगभग एक जैसी नजर आती है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। अगर आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवा लिया तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मींस अगर आपने ऑफिस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग टू कैश, बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकलवाया तो ड्राइंग टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री आती है व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मींस आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है या ड्राफ्ट मिलता है, किसी भी कस्टमर से आपको चेक या ड्राफ्ट मिलता है और आपने उस चेक को उसी दिन डिपॉजिट करा दिया। मींस आपको किसी कस्टमर से, हम ये लेके चलते हैं कि ये कस्टमर है और ये बैंक है, आपको, आप ये पर्सन होंगे, आपको ये चेक मिला कस्टमर से और आपने ये कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। मींस आपने चेक लिया कस्टमर से और ये चेक आपने कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। कस्टमर से चेक आ रहा है और मैंने वो डिपॉजिट करा दिया बैंक में, मतलब मैंने वो चेक अपने पास रखा ही नहीं। चेक देने वाला कौन है, कस्टमर, और रिसीव करने वाला कौन है, बैंक। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट।
मतलब मुझे कहीं से चेक मिल रहा है और मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया सेम डे में, ध्यान रखना सेम डे में। अगर मैं सेम डे में बैंक में चेक डिपॉजिट कराता हूँ तो डेबिट द रिसीवर मींस बैंक रिसीवर था तो बैंक को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन था? कस्टमर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब इसी का देखो एंट्री क्या होती है कि अगर आपको चेक मिलता है, यहाँ देखो क्या आता है कि चेक अगर आपको मिलता है रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। लेकिन अगर इसी में यही एंट्री आ जाए कि आपको चेक मिले, चेक आर रिसीव्ड बट नोट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे, नोट सेंड टू द बैंक, मतलब ये चेक आपने सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए। अब मुझे कहीं से चेक मिला, कस्टमर से चेक मिला, कस्टमर से चेक मिला और आपने वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। देखो अगर आपको कस्टमर से चेक मिलता है और आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, फिर तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। लेकिन अगर आपको क्या होता है, चेक मिलता है ओनर और बैंक। अब देखो अगर आपको चेक मिला, आपने सीधा ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया सेम डे में, फिर तो हमने एंट्री क्या गई थी? बैंक टू कस्टमर। अब क्या होता है कि आपको चेक मिला और ये चेक बैंक में गया ही नहीं, ये यहीं रह गया बिजनेस के पास। मतलब आपको चेक मिला और आपने आगे डिपॉजिट नहीं कराया, तो आपके पास क्या है? चेक है। मतलब मुझे कस्टमर से चेक मिल रहा है, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया सेम डे में, तो मेरे पास आज क्या है? चेक है पड़ा, तो मैं डेबिट किसको कर दूंगा? चेक इन हैंड। तो आप डेबिट किसको करेंगे? चेक इन हैंड। और दिया किसने था? कस्टमर ने। अगर आपको कस्टमर चेक देता है, आपने बैंक में सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक टू कस्टमर। अगर कस्टमर ने चेक दिया, मैंने डिपॉजिट ही नहीं कराया बैंक में, तो मेरे पास आज चेक है, कस्टमर ने मुझे चेक दिया, तो मैं डेबिट किसको कर दूंगा? चेक को। तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब ये वाला चेक जो मेरे पास था, मैंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब भी जमा कराया, जिस भी डेट को मैं डिपॉजिट कराता हूँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये चेक मेरे पास से चला जाएगा, ये चेक चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा? बैंक में। तो चेक चला जाएगा तो मैं क्रेडिट, मतलब मेरे पास से जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट, और रिसीव कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तीनों एंट्रीज को ध्यान से समझते हैं। अगर आपको कहीं से चेक मिलता है, मुझे किसी कस्टमर से चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मुझे कस्टमर ने चेक दिया, मैंने डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो मेरे पास चेक पड़ा है, तो चेक इन हैंड जो मेरे पास चीज़ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और ये वाला चेक मैंने कुछ दिन के बाद डिपॉजिट करा दिया, नेक्स्ट डे करा दिया, 10 दिन के बाद करा दिया, जब भी मैंने डिपॉजिट कराया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मेरे पास से चेक जा रहा है तो बैंक रिसीव कर रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेम डे में डिपॉजिट कराते हो तो बैंक टू कस्टमर, सेम डे में डिपॉजिट नहीं कराते हो तो चेक इन हैंड टू कस्टमर, और जिस दिन डिपॉजिट कराओगे उस दिन बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक रिसीव कर रहे हैं और चेक आपके पास से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड। आपको किसी कस्टमर से चेक रिसीव हुआ एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मतलब किसी कस्टमर से चेक मिल रहा है, जैसे हमने प्रीवियस एंट्री में करा कि किसी कस्टमर से चेक मिल रहा है और आपने बैंक में सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, तो हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई एंट्री आती है कि किसी कस्टमर से आपको चेक मिला और उस पर डिस्काउंट अलाउड था और वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया सेम डे में, तो एंट्री वही बनेगी बैंक टू कस्टमर, लेकिन डिस्काउंट था तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा। मतलब आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है, हमने उस पर्सन से पैसे लेने थे 20,000 और हमें चेक मिल गया 19,500 का, तो आप बैंक में जो अमाउंट डेबिट करेंगे वो करेंगे 19,500, 500 चला जाएगा डिस्काउंट में टू कस्टमर अकाउंट। किसी कस्टमर से आपको चेक मिलता है और उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउड था, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और अगर सेम एंट्री जैसे हम पहले कर रहे थे कि अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते, आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते, तो क्या एंट्री होगी? मतलब किसी कस्टमर से चेक मिला, चेक रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउड था और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो हम पहले क्या एंट्री कर रहे थे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अब भी यही एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सॉरी बैंक अकाउंट नहीं आएगा, चेक इन हैंड टू कस्टमर। मतलब अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है और आपने बैंक में सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक टू कस्टमर अकाउंट, सेम डे में डिपॉजिट नहीं कराया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड था तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
पहले वाली एंट्री और इस एंट्री में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिस्काउंट आ गया, बाकी एंट्री सेम ही है। मतलब अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है और आप बैंक में सेम डे में डिपॉजिट कराते हो और डिस्काउंट भी अलाउड था, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिला, डिस्काउंट भी अलाउड था उस चेक के ऊपर, और आपने उसको बैंक में सेम डे में डिपॉजिट नहीं कराया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास चेक पड़ा है और डिस्काउंट अलाउड आपके एक्सपेंसेस थे, तो उस अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और जिस दिन इस चेक को डिपॉजिट कराएंगे उस दिन एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा था और चेक हमारे पास से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब हमने एक एंट्री पहले करी थी, व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू ऑन द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब आपको किसी से चेक मिलता है, किसी कस्टमर से, आप उसको बैंक में सेम डे में डिपॉजिट कराते हैं, तो एंट्री क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिला और आपने उसको सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अगर ये वाला चेक आपका डिसऑनर हो जाता है, अगर आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ था वो चेक आपका क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर इन द सेंस बाउंस हो जाता है। मींस आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया 20,000 रुपीज़ का और हमने वो चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में। एक दो दिन के बाद बैंक जब उस चेक को क्लियर करने के लिए चेक लगाता है, जब बैंक क्लियर करता है उस चेक को, तो वहाँ देखते हैं कि उस सामने वाले पर्सन ने जिसने हमें चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। मतलब आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया, आपने डिपॉजिट करा दिया, तो आप एंट्री करोगे बैंक टू कस्टमर, और अगर यही चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस एंट्री को हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं और बैंक को देने हैं, क्योंकि हमने तो पहले बैंक में डिपॉजिट करा दिया था वो चेक, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया था, तो अब आपका बैंक बैलेंस वापस डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और वही चेक आपका अगर डिसऑनर हो जाते तो एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट की है, किसी भी पर्सन को, हमने अपने सप्लायर को पेमेंट की है, या किसी भी पर्सन को आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मीन्स आपने मिस्टर राम को पेमेंट की तो मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे अगर आपने किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, आपने रेंट पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने कमीशन पे कर दिया, सैलरी पे कर दी बाय चेक, आपने कोई भी एक्सपेंसेस की पेमेंट की है बाय चेक, तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई बैंक चार्जेस, बैंक आपके बैंक चार्जेस कट कर लेता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मीन्स आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, किसी भी केस में अगर आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको कहीं से चेक मिल रहा है और आपने उसको सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, तो उस केस में बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। आपने मेनली यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, अगर आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जैसे इन केसेस में देखिए, यहाँ तीनों केसेस में बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। आप किसी को चेक से पेमेंट करते हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर आपको कहीं से चेक मिल रहा है, अगर आपको कहीं से चेक मिल रहा है, आपने सेम डे में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया तो देखना पड़ता है। मतलब अगर मुझे कहीं से चेक मिला और मैंने उस चेक को सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, सेम डे में डिपॉजिट कराया, तो मैं बैंक बैलेंस को डेबिट करूंगा। अगर मैंने सेम डे में डिपॉजिट नहीं कराया तो मैं बैंक बैलेंस डेबिट नहीं करूंगा, तो मैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी को चेक से पेमेंट की है, जैसे यहाँ देखो, आपने किसी कस्टमर को चेक से पेमेंट कर दी, अगर आपने किसी कस्टमर को चेक से पेमेंट की है, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, उस केस में हम टू बैंक ही लिखेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब चेक रिसीव कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तब भी देखना है या नहीं देखना, नहीं देखना। जब आप चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस केस में हमें देखना है कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। अगर आपने चेक डिपॉजिट करा दिया सेम डे में तो आप बैंक बैलेंस डेबिट करेंगे। अगर आपने सेम डे में डिपॉजिट नहीं कराया तो उस केस में आप चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। जिस दिन वो चेक डिपॉजिट होगा उस दिन बैंक बैलेंस डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर आपने किसी को चेक से पेमेंट की है
तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने चेक सेम डे में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, हमने बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देना उस केस में। मतलब कभी भी अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो आपने बैंक बैलेंस क्रेडिट करना है, मीन्स एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। जैसे किसी कस्टमर सप्लायर को पेमेंट कर दी तो एंट्री हो जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं। तो ये हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट है।